हेलो एवरीवन, एस यू ऑलरेडी नो कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम द एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था। इमरजेंसी पढ़ी थी कि इमरजेंसी पढ़ते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सेकंड, इमरजेंसी कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इसमें कौन कौन से हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी के केस में हमने 3 से 4 आर्टिकल का डिस्कशन किया था। एक आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 352 जिसके अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। दो आर्टिकल जो हमारे थे दैट इज़ 358 एंड 359 अंडर द नेशनल इमरजेंसी, वो ये बताते थे कि नेशनल इमरजेंसी लगने से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नेशनल इमरजेंसी में हमारे कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इज 352, सेकंड 358, 359 एंड सम फंडामेंटल राइट्स 19, 20, 21। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 358 एंड 359। 358 लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 359 लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने चाह रहे हैं दैट इज़ प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। हालांकि इसके लिए इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल दिया हुआ है। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो 356 आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम दो आर्टिकल की स्टडी और करेंगे दैट इज़ आर्टिकल 355 एंड 365। 355 365 हम प्रेसिडेंट रूल के अंडर में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल ख़त्म करने के बाद आज की ही क्लास में फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा अंडर द आर्टिकल 356। लेकिन इसमें हमने बात की कि हमें दो आर्टिकल और पढ़ने हैं दैट इज़ 355 एंड 365। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 356 कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो कि हम सेंटर को ये पावर देता है, जो कि सेंटर को ये पावर देता है, एम्पावर करता है। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रही है तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके, वो एम्पावर कर रहे हैं। वाइल द 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्यूटी है सेंटर की। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 355 एक ड्यूटी दी जाती है सेंटर को कि वो देखे क्या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही है तो उसे पावर दी गई है अंडर द आर्टिकल 356 कि अब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। ये पावर दो पार्ट्स में डिवाइड है। या तो गवर्नर रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को, गवर्नर ने यहाँ पे रिपोर्ट की प्रेसिडेंट को और उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट वर्क नहीं कर रही है, उनके पास रिपोर्ट आई या किसी और के जरिए रिपोर्ट आई। सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वो आ जाएगा हमारा आर्टिकल 356 के अंडर। बट सेकंड चीज़ क्या होगी, सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दी स्टेट को, कुछ ऑर्डर्स दिए स्टेट को कि आपको ये करना है, और स्टेट वो नहीं कर पाई, वो फेल हो गई, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चली। उस टाइम पे सेंटर के पास ये राइट है कि वो स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दें जब स्टेट सेंटर की बात ना माने। तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 365 में। आई होप आपको तीनों आर्टिकल क्लियर हुए होंगे। दोबारा से पढ़ते हैं आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये ड्यूटी दे रहा है हमारे सेंटर को कि वो स्टेट को देखें क्या स्टेट सही से काम कर रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो नहीं कर रही है देन अंडर द आर्टिकल 356 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर को ये पावर देता है कि सेंटर उस स्टेट के ऊपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब प्रेसिडेंट रूल दो तरीके से लगेगा, या तो सेंटर को गवर्नर रिपोर्ट करें, क्योंकि एजेंट ऑफ द यूनियन कौन है स्टेट में, गवर्नर। तो गवर्नर रिपोर्ट करें सेंटर को और उसे बताएं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रही है, या कोई अदर रिपोर्ट करें। उन रिपोर्ट को देखते हुए सेंटर क्या करें, स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दें। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा 356 आर्टिकल का, जिसमें सेंट्रल प्रेसिडेंट रूल लगाएगा स्टेट के ऊपर। सेकंड सिचुएशन ये होगी अंडर द आर्टिकल 356
कि सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दी स्टेट को और स्टेट वो डायरेक्शन फॉलो करने में फेल हो जाए या वो फॉलो ना करें, बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो सेंटर ने डायरेक्शन दी थी और स्टेट फुलफिल नहीं कर पाई, उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगेगी वो हमारी आएगी अंडर द आर्टिकल 365। एक बार हम देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. We already discussed this article 355. It's just a duty on the center, वो ये देखे कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है या नहीं कर रही। It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of the constitutional machinery in state। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है उस टाइम पे सेंटर को ये अधिकार है कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सके, और ये अधिकार आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। इट इज आल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट रूल किस किस तरह से प्रोक्लेम्ड किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 356। इसके दो क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation, कि आर्टिकल 356 ये पावर्स देता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रोक्लेम्ड कर सके प्रेसिडेंट रूल जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का कि सिचुएशन अराइज हो चुकी है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये गवर्नर की रिपोर्ट से पता चलेगा, और अदरवाइज टू इट मीन्स इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। सेकंड, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन कैसे वैलिड होगा, कैसे उन्हें पता लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं। अंडर द आर्टिकल 365 सेज दैट वेन एवर ए स्टेट फेल्स टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी और उसको स्टेट फॉलो नहीं कर पा रही है या फेल हो चुकी है, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है दैट अंडर द आर्टिकल 365 वो स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकें। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इसमें 2 महीने का ही अप्रूवल टाइम पीरियड है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होने के बाद विद इन 2 मंथ्स ये ज़रूरी है कि दोनों हाउसेस से उस रेजोल्यूशन को पास कराया जाए, उस प्रोक्लेमेशन को पास किया जाए। अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ्स। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जिस टाइम पे प्रोक्लेम किया गया है प्रेसिडेंट रूल, उस टाइम पे लोकसभा या तो सेशन में नहीं है या वो अप्रूव करने से पहले ही डिसॉल्व हो चुकी है। उस केस में कॉन्टिन्यूशन के लिए राज्यसभा वहाँ पे बैठेगी, बट विद द कंडीशन जैसे ही नई लोकसभा आएगी या जैसे ही सिटिंग होगी पुरानी लोकसभा की, या वो सेशन में नहीं है, सेशन स्टार्ट होगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये ज़रूरी है कि उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कराया जाए, अदरवाइज वो नलीफाइड हो जाएगा। सो हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल इज इश्यूड एट अ टाइम when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided ये प्रोवाइडेड है कि उस टाइम तक जो राज्यसभा है, प्रोवाइडेड द राज्यसभा अप्रूव्स इट इन द मीन टाइम। It is approved by both the houses of the parliament. The president rule continues for 6 months. 6 महीने से 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद यह ज़रूरी है कि दोबारा अप्रूवल लिया जाए। सो इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी क्या था, 6 मंथ्स टू इनडेफिनेट टाइम पीरियड। यहाँ पे 6 मंथ्स है
It can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of parliament every 6 month. हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगेन द सेम सिचुएशन अराइज हो सकती है. मे बी उस टाइम पे लोकसभा सेशन में ना हो या डिजॉल्व हो चुकी हो, तो कंटिन्यू रखने के लिए राज्यसभा उस पर अप्रूव दे सकती है. बट विद द कंडीशन, जैसे ही लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा. एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा. स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, जो कि 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से डाली गई थी. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल पास हो जाएगा. द 44th अमेंडमेंट, फिर भी 44th, हमें पता है 44th अमेंडमेंट जो भी था वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए था कि इमरजेंसी प्रोविजंस का कोई गलत यूज़ ना कर सके. ऐसे ही अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने नए प्रोविजंस को ऐड किया ताकि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए 1 साल से ज़्यादा. 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, बट 1 साल से ज़्यादा भी अगर कोई लगाना चाह रहा है तो उसको वहाँ पे रिस्ट्रेन किया जाए. ये काम था 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978. इन्होंने दो चीज़ें डाली कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए, हर 6 महीने के बाद अप्रूवल मिल रहे हैं, 1 साल हो चुका है प्रेसिडेंट रूल को लगे किसी स्टेट में, अब दोबारा से अगर अप्रूवल चाहिए, उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए. या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरी इंडिया में या किसी एक पार्ट पे, और सेकंड, इलेक्शन कमीशन से ये सर्टिफिकेट मिले कि जिस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे अभी जनरल इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, वहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसके बाद ही पार्लियामेंट 1 साल के बाद भी परमिशन दे सकता है. नो डाउट 3 इयर्स तक है, बट इसको रिस्ट्रेन करने के लिए 1 साल के बाद ही ये दोनों कंडीशन चाहिए होती है. अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड, कि रिवोक्ड प्रेसिडेंट कर सकते हैं कभी भी, और उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है इससे. फंडामेंटल राइट्स पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में इफ़ेक्ट पड़ता है. प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. सेंटर स्टेट के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. सो द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, कि जब किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, नाउ द स्टेट पावर्स कम्स अंडर द सेंटर, कम्स अंडर द पार्लियामेंट. वो सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास, सेंटर के पास चली जाएंगी. ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर, कि जितने भी फंक्शंस हैं वो उनके हो जाएंगे. और जो भी पावर्स हैं, पावर्स किसके पास होंगी, गवर्नर, क्योंकि खुद तो प्रेसिडेंट जाके स्टेट पे राज करेंगे नहीं, तो वहाँ पे गवर्नर को या किसी दूसरे एग्जीक्यूटिव को ये काम सौंपा जाएगा. ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, कि अब जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्या पावर, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है किस पे, स्टेट लिस्ट पे, जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है. वो सारी की सारी पावर्स अब पार्लियामेंट के पास चली जाएगी. उस स्टेट से रिलेटेड जो भी लॉ बनाने हैं, जो भी चीज़ें करनी है, वो अब पार्लियामेंट करेगा. स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा वहाँ पे, सस्पेंड या डिसॉल्व, जो भी प्रेसिडेंट की इच्छा हो. He can take all other necessary steps, including the suspension of the constitutional provisions relating to any body or authority in the state. किसी को भी वो सस्पेंड कर सकते हो उस टाइम पे. Therefore, when the president rule is imposed in a state, the president dismiss the state council of minister headed by the chief minister. और यही रीज़न है कि प्रेसिडेंट रूल लगते ही क्या किया जाता है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट में सीएम है, उन सबको डिसमिस कर दिया जाता है. और अगर वो चाहे तो स्टेट काउंसिल ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं. द स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है विद द हेल्प ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर, जो कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है. दिस इज द रीजन वाई अ प्रोक्लेमेशन अंडर द आर्टिकल 356 इज popularly known as the imposition of president rule in a state. फर्दर द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड, वो सस्पेंड भी कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को. पार्लियामेंट पासिस द स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स एंड द स्टेट बजट, बिकॉज नाउ द पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी लॉज टू पास द बिल्स रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर
क्योंकि उस स्टेट पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। नाउ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सस्पेंड किया जा चुका है, सस्पेंड नहीं तो डिसॉल्व किया जा चुका है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या था? स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाना। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो चुकी है। अब ये काम किसका हो जाएगा? अब ये काम हो जाएगा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि वो स्टेट के ऊपर लॉ बनाए, वो उनका हो जाएगा। मेनली पार्लियामेंट का ये काम होता है। सो द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। The Parliament, or in case of delegation, the President or any other specified authority can make laws conferring powers and imposing duties on the centre or its officer and authorities. कि वो लॉ बना सकते हैं। नाउ द पार्लियामेंट इज़ फ्री टू मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट आल्सो, जो स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आ रही है। द प्रेसिडेंट कैन अथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन, वो किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। अब स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से भी वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आ चुकी है। इट मीन्स अब क्या है, सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में जा चुके हैं। सेंटर में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट। नाउ द प्रेसिडेंट हैव पावर टू मेक टू पास द ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू द स्टेट सब्जेक्ट आल्सो। पार्लियामेंट के पास ये पावर आ चुकी है कि वो स्टेट लिस्ट पे वो लॉ बना सके, सिर्फ उसी स्टेट के जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है। द प्रेसिडेंट कैन promulgate when the parliament is not in session ordinance for the governance of the state. In normal condition जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है बाय द प्रेसिडेंट वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे निकाल सकते हैं जिस पे पार्लियामेंट निकाल सके। बट हेयर इज़ द डिफरेंट केस। यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है। सो नाउ द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू promulgate द ऑर्डिनेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ बनाया गया है वो सीज नहीं होता। जैसे कि हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, कोई भी लॉ बनाए गए थे वो सीज हो गए थे। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी सीज हुई 6 महीने के बाद वो भी ऑटोमेटिकली नलीफाइड हो गए थे। बट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल जो भी लॉ बनाए जाएंगे बाय द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी वो कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू टू बी ऑपरेट। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वो लॉ रखने हैं तो वो रखे, नहीं रखने तो उसको रिपेल कर दे, उसमें कुछ चेंज लाने हैं वो चेंज ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास बचते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई ये लॉ कंटिन्यू रखे रहेंगे। सेकंड, it can be repealed or altered or reenacted by the state legislature. It should be noted here that the president cannot assume himself the power vested in the concerned state high court. जो जुडिशियरी है, नो मैटर स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में है या नहीं है, बट जो जुडिशियरी है वो सेम रहेगी, उस पर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगी। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट that in other words the constitutional position, status, powers and functions of the concerned state high court remain same even during the president rule. यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। सो कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया गया? इन 1950 द प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन मोर देन 125 ओकेजन्स। इट मीन्स एक साल में 2 बार इसको निकाला गया, इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया गया। सो further, on a number of occasions, the president rule has been imposed in an arbitrary manner for political or the personal use, जहाँ पे ये सेंटर को एक ड्यूटी दी गई थी कि वो स्टेट को देखे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही है उसके बाद इस पावर का यूज़ किया जाए। इस पावर का मिसयूज़ किया गया और ये पावर अंडर द आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन के बाहर आया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन द पंजाब इन 1951। पंजाब में लगाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, कई बार ये लगाया गया, ऑलमोस्ट अब देखा जाए तो सारी की सारी स्टेट्स पे एक या एक से ज़्यादा बार लग चुका है ये। सो व्हेन द जनरल इलेक्शन आर हेल्ड, ये 2 एग्जाम्पल दे हुए हैं कि क्या हुआ 1977 में जब जनरल इलेक्शन हुए। हमें पता है उससे पहले हमारी इमरजेंसी चल रही थी बाय द इंदिरा गांधी। इमरजेंसी जैसे ही ख़त्म हुई, लोकसभा के जनरल इलेक्शन कराए गए, जिसमें जो कांग्रेस की पार्टी थी, इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो हार गई और उस टाइम पे जनता पार्टी आई हेडेड बाय द मोरारजी देसाई।
जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जहाँ पे कांग्रेस जीती। जहाँ जहाँ पे कांग्रेस जीती वहाँ वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया इन 9 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी थी, ऑन द ग्राउंड दैट द असेंबलीज इन दोज स्टेट्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड द विशर्स ऑफ द इलेक्टोरेट। सो फर्स्ट एग्जांपल हमने ये देखा कि 1977 में जब जनता पार्टी हेडेड बाय द मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, तो उन्होंने जिन जिन स्टेट्स पे कांग्रेस पार्टी जीती थी वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और स्टेट को अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अब उस पर कौन, किसकी पावर चलेगी, सेंटर की पावर चलेगी। फिर सेम यही हुआ जब 1980 में दोबारा से कांग्रेस की पार्टी आई, दोबारा से वो जीती, उन्होंने दोबारा से क्या किया, 9 स्टेट्स जहाँ पे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसको हटा के उन्होंने दोबारा से वही सारी चीज़ें सेम की। तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल पर्पस से बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लग गया, जिसकी वजह से इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। 1992 में प्रेसिडेंट रूल दोबारा लगाया गया 3 बीजेपी की स्टेट्स पे। वो स्टेट थी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, बाय द कांग्रेस पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली द बैन इम्पोज्ड बाय द सेंटर ऑन द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिलीजन्स के बेसिस पे था कि जो भी सेंटर ने डायरेक्शंस दी थी स्टेट को कि बैन होना चाहिए, बैन होने चाहिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जो स्टेट थी वो सही से काम नहीं कर रही थी और उस बेसिस पे सेंटर ने उन पे प्रेसिडेंट रूल लगाया लगाया था। अब प्रेसिडेंट रूल किस केस में सही है या सही नहीं है, इसके ऊपर फिर एक केस निकल के आया, दैट इज़ बॉम्बई केस 1994। इससे पहले हमने मिनर्वा केस पढ़ा था इसी चैप्टर में। नाउ दिस इज़ द बॉम्बई केस। इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन बॉम्बई केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोक्लेम किया गया है प्रेसिडेंट रूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सही किया गया है, इसमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम तक केशवानंदा भारती का केस आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था कि बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई नहीं छेड़ सकता, और यहाँ पे भी सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ सेकुलरिज्म से अगर छेड़छाड़ होती है उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाना सही होगा। बट द कोर्ट डिड नॉट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन नागालैंड। कहीं और भी प्रेसिडेंट रूल लगाए गए जो कि सही नहीं थे, जिनके रीजन सही नहीं थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी नहीं दी, सेकुलरिज्म पे उन्होंने वैलिडिटी दी है। सो द नागालैंड इन 1988 उन्होंने वैलिड नहीं किया उसको, कर्नाटका एंड मेघालय इन 1991। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब प्रेसिडेंट रूल आया उसके ऊपर पहले से क्रिटिक्स थे काफ़ी सारे। सो व्हाट डॉक्टर अम्बेडकर सेड that the drastic power conferred by the Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure of the last resort. It means कि ये जो पावर हम दे रहे हैं सेंटर को कि वो स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, ये एक डेड लेटर की तरह काम करेगी। इसका मतलब इसका यूज़ ही नहीं किया जाएगा अनलेस हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही ना हो। इट मीन्स कि ये सिर्फ तभी यूज़ होगा जब कोई ऑप्शन ना दिखाई दे, कोई रास्ता ना नज़र आए और लास्ट ऑप्शन यही हो उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने इसको डिनोट किया था डेड लेटर से। बट इसका उल्टा हुआ, डेड लेटर ना बन के इसका काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया और हर बार किसी बेमतलब में स्टेट्स के ऊपर पॉलिटिकल इशू निकालने के चक्कर में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। सो व्हाट ही सेड डॉक्टर अम्बेडकर, द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर मस्ट बी डीम्ड टू बी वैलिड बिकॉज डैट वुड बी एन इन्वेंशन ऑन द सॉवरेनिटी अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस या स्टेट। की जो इंटरवेंशन है, जो इंटरफेयर है बाय द सेंटर ऑन द स्टेट्स, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता गया स्टेट सेंटर जो है स्टेट के अंदर इंटरफेयर करता रहा तो ये क्या होगा, डैट वुड बी एन इन्वेशन ऑन द सॉवरेनिटी अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस। स्टेट जो है वो फ्री नहीं रह पाएगी एंड दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रोपोजिशन ऑन विच वी मस्ट एक्सेप्ट बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इधर जितना सेपरेट रख सकते उतना सेपरेट रखा जाए। बट if the center is to interfere in the administration of the provincial affairs, it must be under some obligation विच द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस अपॉन द सेंटर। कि ऑब्लिगेशन होने चाहिए कि किस टाइम पे सेंटर के पास ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सके स्टेट के ऊपर, ऐसे ही नहीं कि अपनी मनमानी चला सके।
The proper thing we ought to expect is that such article will never be called into operation, कि ऐसे आर्टिकल को हमने नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, बट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका कभी भी यूज़ नहीं होगा, और दैट दे वुड रिमेन अ डेड लेटर, कहीं ये एक कोने में पड़ा रहेगा। इफ़ एट ऑल दे आर बॉट इनटू ऑपरेशन, कि प्रेसिडेंट कभी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए कि लास्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ जाए, तो उस टाइम पे विद दिस प्रॉपर पावर विल टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर एक्चुअली सस्पेंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस, कि पूरे के पूरे प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाए, सारी चीज़ें देखी जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के कंट्रोल में लिया जाए, उस पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो डेड लेटर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कन्वर्ट हुआ, वो टर्न हुआ, वो हमारे सामने आया। कैसा? डेडली वेपन के तौर पे। यहाँ पे कोई भी दो पार्टी हैं, उसमें से एक पार्टी जीत गई, अदर पार्टी की कहीं दूसरी जगह पे सीट आ गई, तो उन्होंने इस वेपन का, इस आर्टिकल का, आर्टिकल 356 का गलत यूज़ किया, उन स्टेट्स पे प्रेसिडेंट रूल लगाया, जो कि हम 1977 एंड 1980 में हम देख चुके एग्जाम्पल्स। इस पे एच.वी. कामत ने क्या कहा? अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कमेंटेड अ डिकेड अगो, डॉक्टर अम्बेडकर इज डेड बट द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। ये डेड लेटर नहीं, ये डेडली वेपन बन के सामने आया। उसके बाद स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी के टाइम पे आया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी पे आया। इन दोनों में जो भी चीज़ें आई, उन्होंने इमरजेंसी को इतनी पावर दी कि गलत इस्तेमाल करके भी लगाई जा सकती है, उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को इजी किया गया कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल या स्टेट इमरजेंसी को काफ़ी इजी तरीके से लगाया जा सके। बट जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 आया, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाली, इन्होंने जो भी आर्टिकल थे रिलेटेड टू द इमरजेंसी, जो भी सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, ताकि इमरजेंसी लगाना और मुश्किल हो जाए, और अगर कोई लगा दे इमरजेंसी तो उसको ज़्यादा टाइम पीरियड तक खींचा ना जा सके, उसका गलत यूज़ ना हो सके, इसलिए उस पर जुडिशियल रिव्यू भी किया जाए। ये सारे काम जो थे वो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थे। सो यहाँ पे हम देखते हैं द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, उन्होंने कहा कि अंडर द आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल माना जाएगा, और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट ने मिसयूज भी किया है प्रेसिडेंट रूल का, इस पावर का, अंडर द आर्टिकल 356, तो भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब 44th अमेंडमेंट आया, देन इसको डिलीट किया गया कि नहीं, चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफिड। बॉम्बई केस आया 1994 में, उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोपोजिशंस डाले, हैव बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इम्पोजिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। वी ऑलरेडी नो, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, पावर्स पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया, और कोर्ट ने ये देखा कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, वो जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो गलत लगा है, उस केस में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। सो द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इट मीन्स कि अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सेटिस्फैक्शन जो प्रेसिडेंट का होगा वो रेलिवेंट फैक्ट पे होना चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल पे होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, आर्बिट्री हुआ, मेलाफाइड हुआ, इररेलीवेंट फैक्ट्स के ऊपर हुआ, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? उसको, जो प्रेसिडेंट रूल है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और या और जो भी चीज़ें हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो सही लगाया गया है, सही बेसिस पे लगाया गया है, ये सारा का सारा सेंटर के ऊपर जाएगा कि वो प्रूफ करें विद द रेलिवेंट मटेरियल। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल। कोर्ट बस ये बताएगा कि ये जो मटेरियल है ये रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है, जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उसके फेवर में। अगर कोर्ट ने ये देखा कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इनवैलिड है, सो कोर्ट हैव द पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसे अगर डिसॉल्व या सस्पेंड किया गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जब ये हो जाएगा, रेजुलेशन पास हो जाएगा, उसके बाद ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है।
एंड द प्रेजिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द असेंबली, सिर्फ सस्पेंड हो सकती है। अगर पार्लियामेंट फेल हो गया टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन तो वो असेंबली दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी अपनी फंक्शनिंग के लिए। सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। इससे अगर कहीं छेड़खानी हो रही है या अगेंस्ट में कुछ चीज़ें जा रही हैं, उसके बेसिस पे क्या अंडर आर्टिकल 356 प्रेजिडेंट रूल लगा सकती है सेंटर ऑन द स्टेट। द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और कोई इसको डिसाइड नहीं कर सकता। जहाँ पे नई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में आएगी, पावर होगी उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट की पार्टी में अगर कोई दूसरी पार्टी आई है। सी सेंटर में एक पार्टी आ गई है, गवर्नमेंट बन गई है, स्टेट में अगर कोई दूसरी पार्टी जीत गई है और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, तो स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको डिसमिस कर सकें। द पावर अंडर द आर्टिकल 356 इज एन एक्सेप्शनल पावर एंड शुड बी यूज्ड ओनली ओकेजनली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल सिचुएशंस। प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़ कब माना जाएगा? बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड द केस कोर्ट बॉम्बई केस। इसमें दो चीज़ों में डिवाइड किया गया था कि ये चीज़ें होंगी, उसके बाद सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगाता है तो उसको वैलिड माना जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रॉपर है उस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इनवैलिड माना जाएगा। तो प्रॉपर सिचुएशन क्या थी इम्पोजिशन की, कि जब जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना आए, ठीक, किसी भी पार्टी की अगर मेजॉरिटी नहीं है उस स्टेट में, तो अब संभालेगा कौन? जाहिर सी बात है सेंटर संभालेगा। सेंटर संभालेगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। इसको हमने हंग असेंबली भी कहा। वेयर द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी, पार्टी के पास मेजॉरिटी आई बट उन्होंने अपनी सरकार बनाने से मना कर दिया। उसके बाद जब गवर्नर ने दूसरे लोगों से पूछा क्या कोलिशन पार्टी बन सकती है, कोलिशन पार्टी बना के क्या सरकार बनाई जा सकती है, अगर वो भी ऑप्शन नहीं बचा है, एक तो जो पार्टी मेजॉरिटी में उन्होंने मना कर दिया है कि वो सरकार बनाएंगे नहीं, सेकंड उसके साथ साथ फिर गवर्नर ने ऑप्शन सर्च किया है कि क्या और पार्टी कोलिशन करके सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, और उस टाइम पे भी अगर मना हो गया, ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, देन गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइन, जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे और कोई दूसरी पार्टी उस टाइम पे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाने की फॉर्म में ना हो। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दी हो स्टेट को और स्टेट उन्हें फॉलो ना कर रही हो। इंटरनल सबवर्जन, इट मीन्स अ गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो जानबूझ के संविधान का उल्लंघन कर रही हो। फिजिकल ब्रेकडाउन, जब उन्होंने विलफुली रिफ्यूज कर दिया हो टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कब कब प्रेसिडेंट रूल को इम्प्रॉपर माना जाएगा? जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर दें, जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे, डिसमिस हो जाए, जब मेजॉरिटी खो दे और गवर्नर बिना ये जाने कि बाकी पार्टियां इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट फॉर्म करने में कि नहीं, बिना जाने बिना पूछे वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, उस टाइम पे ये जो चीज़ें होंगी वो इम्प्रॉपर मानी जाएंगी, क्योंकि गवर्नर ने पूछा ही नहीं है किसी दूसरी पार्टी से। When the governor makes its own assessment of the support of a ministry in the assembly and recommends a imposition of the president rule without allowing the ministry to prove its majority, जब गवर्नर किसी को मेजॉरिटी ही प्रूफ ना करने दे, जब रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी सपोर्ट में आए इन द असेंबली लेकिन वो कहीं दूसरी स्टेट्स में हार जाए, दूसरी स्टेट्स में कोई दूसरी पार्टी आ जाए, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाना सही नहीं होगा, जो कि 1977 एंड 1980 में किया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को नहीं लिया जाएगा। मेल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप नहीं लगा सकते। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट गिवन एनी प्रायर वार्निंग, वार्निंग देनी पड़ेगी। किस केस में? वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ, सिर्फ एक केस में वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज, उस टाइम पे सेंटर डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। वेयर द पावर इज यूज टू शॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, कि दो पार्टी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े के बेसिस पे सेंटर में कोई गवर्नमेंट है और उसने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कि अच्छा हमसे लड़ोगे, हम पावरफुल हैं, तो उस टाइम पे भी इस चीज़ को इम्प्रॉपर माना जाएगा। नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360
आर्टिकल के अंडर में आती है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए, बस कुछ पॉइंट्स है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पे स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पॉइंट्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चंस आते भी हैं। अंडर द आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 आर्टिकल में आता है जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड, कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ गई है, क्रेडिट ऑफ इंडिया इम्बैलेंस हो गया है। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यही कहा कि अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन, उनका डिसीजन फाइनल होगा और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो कि 44th अमेंडमेंट से जुडिशियल रिव्यू वाले चीज़ को डिलीट कर दिया गया कि नहीं, नो मैटर आप कुछ भी करो, आप कहीं पे भी इमरजेंसी लगाओ, कोई सी भी इमरजेंसी लगाओ, उसको चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफाइड, ऑन द ग्राउंड ऑफ द इम्प्रॉपर यूज़। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इसमें भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद ये ज़रूरी होता है कि उसको दोनों हाउस के सामने रखा जाए और 2 महीने के अंदर अंदर उसको पास कराया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की गई है बाय द प्रेसिडेंट, हो सकता है कि लोकसभा सेशन में ना हो, या ये भी हो सकता है कि लोकसभा सेशन में हो लेकिन फाइनेंशियल बिल को अप्रूव करने से पहले ही वो डिजॉल्व हो जाए। उस केस में जो राज्यसभा है वो उसको अप्रूव करेगी और जैसे ही लोकसभा दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब प्रेसिडेंट के पास 30 दिन का टाइम होगा कि उससे उस रेजुलेशन को पास कराया जाए विद इन अ 30 डेज। एक बार अगर अप्रूव हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी तो दोबारा दोबारा उसको अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। सो और एंड देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। एक बार अप्रूव करा दो उसके बाद ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अ रेजुलेशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड, सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी हमने एक केस में देखी है, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सिंपल मेजॉरिटी से रेजुलेशन को पास कर सकते हैं, पास किया जाता है इनफैक्ट। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी जो प्रेसिडेंट है उसको रिवोक्ड कर सकते हैं। इसके रिवोक्ड करने के लिए नो मैटर आप कौन सी इमरजेंसी पढ़ रहे हो, इमरजेंसी को रिवोक्ड करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होंगे, दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर प्रोक्लेम की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट सेंटर की, वो अब डायरेक्शन देना शुरू कर देगी स्टेट को कि कहाँ पे कैसे पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंस की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को। डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी as may be specified in the direction and such other directions also to any state as the president may deem necessary and adequate for the purpose। इन डायरेक्शंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ये हो सकता है कि वो ये बोल दे कि जो भी स्टेट में जो स्टेट में है उनकी सैलरी और अलाउंस को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाए जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा देश को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। तो सैलरी और अलाउंस में रिडक्शन, स्टेट में अगर कोई पर्सन है, कोई ऑफिसर है, द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल है, वी नो डैट स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल पेश होता है, पार्लियामेंट का लोकसभा में पेश होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि द रिजर्वेशन ऑफ ऑल द मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि कोई भी मनी बिल आया, फाइनेंशियल बिल आया, पास हो गया, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के लिए रखना पड़ेगा ताकि वो रिकन्सिडर कर सकें। प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन, जो कि यूनियन को सर्व कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, उनकी सैलरी को काटा जा सकता है। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट की जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी को भी कम किया जा सकता है, उनके अलाउंस को कम किया जा सकता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी हमने कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा है जहाँ पे जजेस की सैलरी या अलाउंस को कम किया जाता हो। सो हेयर दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किस केस में हमने देखा था कि सेंटर रिड्यूस कर सकता है, प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकते हैं।
ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर एक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर। जाहिर सी बात है, इस पे एक मेंबर थे, उन्होंने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट फ्री नहीं रहेगी। ये फाइनेंशियल थ्रेट बन के एक सामने आएगा कि सेंटर के हाथ में आपने सारी की सारी पावर्स दे दी। इस पे B.R. अम्बेडकर का बोलना ये था, द आर्टिकल मोर और लेस फॉलोज द पैटर्न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड नेशनल रिकवरी एक्ट, जिसको पास किया गया था वहाँ पे 1933 में। ऐसा ही एक्ट ये बनाया गया है ताकि कोई भी डिफ़िकल्टीज आए बोथ इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, तो उसको संभाला जा सके जिस तरह से अमेरिका ने संभाला है। अभी तक कोई हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नो डाउट देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया इन 1991, बट फिर भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी उस टाइम पे भी नहीं लगाई गई थी। क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म में क्या है कि कुछ किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस को, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस में हम देख रहे हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो यूनिटरी हो रहा है, पावर एक के हाथ में जा रही है। इस वजह से यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी निकल के आते हैं। लेट्स रीड वन बाय वन। जो फेडरल करेक्टर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूनियन पावरफुल बन जाएगी। जो पावर है स्टेट की, बोथ द यूनियन एंड यूनिट्स उनके हाथ में आ जाएगी, स्टेट के पास कुछ पावर ही नहीं बचेगी अगर वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई। प्रेसिडेंट डिक्टेटर हो जाएगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खतरे में आ जाएगी, स्टेट के पास होगी ही नहीं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, वो एक पेपर में बन के रह जाएंगे। क्योंकि हमने देखा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो फंडामेंटल राइट्स तक वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, एक ही के हाथ में सारी पावर जा रही है, सेंटर के हाथ में। प्रेसिडेंट विल बिकम अ डिक्टेटर। H.B. कामत ने बोला, आई फियर डैट दिस सिंगल चैप्टर, कि ये जो हम इमरजेंसी प्रोविजंस डाल रहे हैं सेंटर के पास कि उसके पास पावर है, ये क्या होगा, टू ले द फाउंडेशन ऑफ द टोटलिटेरियन। इट मीन्स सारी की सारी पावर एक के हाथ में आ जाएगी, कंट्रोल एक के हाथ में हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की तरफ हमारे देश को लेके जाएगा। कंप्लीटली अपोज किया गया। उन्होंने ये भी कहा, आई स्टेट कंप्लीटली अपोज टू ऑल द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट वी आर हेल्ड एफ्लॉफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कि जब किसी के हाथ में पावर आ जाएगी तो मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा वहाँ पे वेयर द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ मिलियंस ऑफ इनोसेंट मैन एंड वीमेन विल बी इन अ कॉन्टिन्यूस jeopardy, a state where if there be peace it will be the peace of the grave and the void of the desert, कि सिर्फ पीस फिर वहाँ पे बचेगी, पीस ऑफ द ग्रेव, कुछ बचेगा नहीं, टोटलिटेरियन आ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो मूल जो फाउंडेशन है वही ख़त्म हो जाएगी, फेडरल स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। केटी शाह ने बोला, अ चैप्टर ऑफ रिएक्शन एंड रेट्रोग्रेशन, आई फाइंड वन कैन नॉट बट नोटिस टू डिस्टिंक्ट करेंट्स ऑफ थॉट अंडरलाइन। पहला ये कि हम सेंटर के हाथ में स्पेशल वेपन्स दे रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं कि वो उसको स्टेट के अगेंस्ट यूज़ कर सकें, एंड टू आर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पीपल, कि हमने क्या किया, सेंटर के हाथ में स्पेशल पावर्स दे दी कि वो स्टेट के अगेंस्ट स्टेप ले सकें, और साथ के साथ हथियार दे दिए गए कि वो लोगों के अगेंस्ट उस चीज़ का यूज़ कर सकें। कुछ लोग थे जिन्होंने इसको थोड़ा सा अच्छा भी बताया, कि सारे के सारे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हाँ मेजॉरिटी में क्रिटिसिज्म था, बट कुछ लोगों का बोलना ये भी था कि जो इमरजेंसी है वो किस तरह से काम करेगी, द वेरी लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे महावीर त्यागी ने इसको सेफ्टी वेल्व कह के कहा, हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हो सकता है कि स्टेट ना काम कर रही हो तो ज़रूरी है कि वहाँ पे एक सेफ्टी वेल्व लगाया जाए, एंड दैट सेफ्टी वेल्व इज कम इमर्ज ऐसा इमरजेंसी। वाइल डिफेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस, B.R. अम्बेडकर को भी कहीं ना कहीं ये पता था, एक्सेप्टेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मिसयूज़, कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है इन द फ्यूचर, और जो किया भी गया वो तो हमारा जुडिशियल सिस्टम था जिसने इन प्रोविजंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 था जिन्होंने कहीं ना कहीं इन पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि इसका एक बार, दो बार, तीन बार मिसयूज़ हो गया, बट इसका आगे ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ ना हो पाए, कम से जितने मिसयूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। सो दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर।